एक बात बार बार की जा रही है कि जिस तरीके से ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने आसपास के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज पर अटैक किया, फिर धीरे धीरे दुनिया भर में ऑयल एंड गैस का क्राइसिस आया, न चाहते हुए भी बहुत सारे देश इसमें इन्वॉल्व हुए। सवाल ये आ रहा है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां वर्ल्ड वॉर 3 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं, उसके लिए इंटेलिजेंस गैदर कर रही हैं, और क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास कोई ऐसी जानकारी है कि ये दुनिया वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? देखिए, इसमें कोई आपको कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। वॉर तो एक छोटे से इशू पे भड़क जाता है और कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है। वार कहाँ हुआ? रशिया और यूक्रेन का वार हुआ। किसने वार कराया? कराया तो अमेरिका ने ना, क्योंकि रशिया को कॉर्नर करना चाहते थे। वॉर फैला नहीं है तो आप शुक्र की बात है, लेकिन उसके इम्पैक्ट हुए। अगर रशिया यूक्रेन वार ना होता तो इजराइल हमास वार नहीं होता। अगर रशिया यूक्रेन वार नहीं होता तो आज ईरान और इजराइल वार नहीं होता। अगर रशिया यूक्रेन वार नहीं होता तो रशिया ईरान की सपोर्ट नहीं करता। और इसी तरीके से ट्रम्प क्या कहते हैं बार बार? आई वॉन्ट टू फिनिश चाइना। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। फिर ईरान से जो चाइना ऑयल लेता है उस पर कब्जा करने के चक्कर में आप मारोगे तो दूसरा भी तो मारेगा ना। तो इस टाइम पे जो ईरान को जो सपोर्ट दे रहे हैं वो तो चाइना और रशिया दे रहे हैं ना मेनली। भारत तैयारी क्या कर रहा है? देखिए, भारत ने बहुत सालों तक बहुत चीज़ें निगलेक्ट की गई, लेकिन अगर हम पीएम मोदी की बात करें या लेटेस्ट बात करें, हमने 2018 में ली थी 4-5 एयर डिफेंस सिस्टम S-400। तेजस बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी रीजन पे तेजस लेट होते रहे। फिर जब तेजस की तैयारी हो गई तो अमेरिका ने हमको जो इंजन देने थे उस पर डिले कर दिया। शायद पिछले 2 साल तक हमारा प्रोजेक्ट लेट हो गया, जिसकी वजह से हमें बड़ा फ़र्क भी पड़ा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि हम चीज़ें बना पाएँ। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने 126 रफाल ले लिए, 114 रफाल ले लिए। उसकी प्रोडक्शन इंडिया के अंदर की जाएगी। गवर्नमेंट अब ये सोच रही है जो भी हम चीज़ बनाएं इंडिया के अंदर बनाएं। वैसे इंडिया के अंदर बनाने में चीज़ें महंगी पड़ती हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम उसमें चेंजेस भी कर पाएंगे। फिर जब इंडिया के अंदर चीज़ बनेगी तो उसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फिर फ्यूचर के अंदर में और चीज़ बनानी है तो हम खुद बना पाएंगे। पहले क्या था, हमने MiG-19 ले लिए, MiG-21 ले लिए, जैसी कंडीशन में ले लिए। हमारे पास आज मिसाइलें भी हैं, हमारे पास आज अपने रडार्स भी हैं जो हम इन में लगाना चाहते हैं, जो हमें बेस्ट मिलता हो लगाते हैं। हाल ही में हमने 114 रफाल फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। बहुत से लोगों के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि एक साथ 114 रफाल का ऑर्डर देने का मतलब क्या है? क्या हम कोई ऐसा बड़ा खतरा अपने सामने देख रहे हैं जो बहुत जल्द भारत को जिसका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, खतरे का तो आप तैयार रहोगे तो खतरा टल जाएगा, अगर तैयार रहोगे तो खतरा आपको घेर लेगा। 114 की तो बड़ी सालों से बात हो रही थी, लेकिन किसी न किसी टेक्निकल रीजन पे प्रोग्राम डिले हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। फिर पीएम मोदी ने 36 रफाल ले लिए थे। आज अगर 36 रफाल हमारे पास पहले होते तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ फेस ऑफ हुआ था, जो इनके टेरर कैंप पे अटैक करने का, उसमें हम इफेक्टिवली और ज़्यादा काम कर पाते। लेकिन पीएम मोदी को प्रेशर था कि भाई हम इंडिया के अंदर खुद बनाएंगे, वो हो नहीं पाया। रशिया के साथ हमने Su-57 की डील की थी, लेकिन कुछ पैसे की वजह से या कुछ टेक्निकल इश्यूज़ पे वो डील कैंसिल हो गई थी, हमने उसको कैंसिल कर दिया था। लेकिन फिर हमने रफाल ले लिए, क्योंकि रफाल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे हमारे वॉर के अंदर। और ये हमारे पास क्योंकि इस टाइम पे 28 स्क्वाड्रन है, हमको ज़रूरत है 42 स्क्वाड्रन की, तो रफाल तो हमने 114 लिए हैं। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि हम और ज़्यादा रफाल बनाएंगे। हो सकता है हम 250 रफाल टोटल करने में हमारे पास 150 करीब हो चुके हैं, 250 बनाए। फिर हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उस पर भी हमने रफाल M ले लिया, 31 का और हम ऑर्डर देने जा रहे हैं उनको। लेकिन साथ में Su-57 का भी ऑर्डर दे रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट कह रही है 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट हैं वो हम 60 लेंगे, क्योंकि जो एक स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 16 से 18। लेकिन जो रशिया वो कहता है स्क्वाड्रन की जो स्ट्रेंथ है उनके हिसाब से वो होती है 20। तो हम 30 जो 3 स्क्वाड्रन रशिया से लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर भी किए जाएंगे। क्योंकि इंडिया अब 42 स्क्वाड्रन के ऊपर नहीं रुकेगा, हमें 60 स्क्वाड्रन चाहिए। क्योंकि जैसे चाइना तैयार कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान सामने खड़ा हुआ, तो उसलिए हमें जो और ज़्यादा एयरक्राफ्ट भी चाहिए, उसके ऊपर पैसा भी लगेगा, काम भी होगा। लेकिन अगर हमारी डिफेंस अच्छी होगी तो हम प्रॉस्पर कर पाएंगे। हमारी इकोनॉमी तभी बूस्ट हो रही है, और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी एयरफोर्स चाहिए, बड़ी नेवी चाहिए, बड़ी आर्मी चाहिए। तीनों फोर्सेस के ऊपर इस पे काम किया जा रहा है। नेवी के लिए हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से कहा गया था 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। लेकिन जो हमने पिछला एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाया उसमें 15 साल लगे। 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। इंडिया ने 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की परमिशन दे दी है, वो है 65,000 टन की बात थी, लेकिन इंडिया ने कहा है कि हम 45,000 टन का बनाएंगे, क्योंकि 45,000 से 65,000 टन में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 45,000 बना करके हम 8 से 10 साल में एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेंगे, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास है।
तो इंडिया कर रहा है। फिर चौथे की भी इंडिया डिस्कस कर रहा है इस टाइम पे। इंडिया ये भी चाहता है कि हमारे पास 200 आपके वो हों, वारशिप्स हों, ताकि हम पूरे तरीके से अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएँ। इंडिया ने एक और काम किया है कि इंडिया ने के पास 12 P-8I प्लेन थे, जो एंटी सबमरीन प्लेन है, जो सर्वेलेंस कर सकते हैं बहुत से घंटों तक। इंडिया 8 और ले रहा है। जब इंडिया ने लेने की बात की अमेरिका से, तो अमेरिका ने उसके दाम बढ़ा दिए 50%, क्योंकि हमारे पास 50% टैरिफ लग गया था। लेकिन अब वो रेट पे आ चुके हैं। इंडिया अब 8 और P-8I ले रहा है अमेरिका से, ताकि हम पूरे इंडियन ओशन को प्रोटेक्ट कर पाएँ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। साथ में क्या है, जितनी भी हमारे पोर्ट्स हैं उसके लिए एक-एक सबमरीन दी जाए, एक-एक एंटी जो आपके जो जिसे आप जिस तरीके से आप ब्लॉक कर सकते हैं आपके अगर सपोर्ट्स को, उसके लिए प्लेन लिए चिप्स लिए जा रहे हैं, ताकि वो पोर्ट्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। फिर साथ में क्या है, इंडिया के पास 16 सबमरीन है, साथ में 6 सबमरीन बना रहे हैं हम जर्मनी की मदद से। ये सबमरीन की कॉस्ट थी $8 बिलियन की, लेकिन अब वो कॉस्ट होगी $10 बिलियन की, क्योंकि इंडिया को बड़ी सबमरीन चाहिए। हमारे जो इंडियन ओशन है वो भी बड़ा है, और साथ में हमको P-8I सिस्टम चाहिए, जो हमको जर्मनी दे रहा है। हमारा अपना भी P-8I सिस्टम है। P-8I सिस्टम होता है जिससे ताकि हमारी जो सबमरीन पानी के अंदर ज़्यादा देर तक रह सके। 3 की डील हमारी फ्रांस के साथ हुई है, जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर का काम स्टार्ट हो चुका है। फिर इंडिया ने जो टोटल सबमरीन का है कॉस्ट है, वो है $31 बिलियन, और उसके अंदर 25 सबमरीन बनाई जाएगी, और बाकी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया खुद बना रहा है। 4 सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया बना चुका है, बाकी इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। इसके अंदर SSN भी है और SSBN भी है, ताकि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर इंस्टॉल किए जा सकें। और इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी तैयार कर रहा है पूरे तरीके से। तो नेवी को तो हम एक तरीके से कर रहे हैं। फिर हमारी एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सबमरीन की बेस बनाई जा रही है आंध्र प्रदेश के कोस्ट के पास, जो पहाड़ों के अंदर काट के बनाई जा रही है, ताकि सबमरीन वहाँ से निकलेगी और अंदर चली जाएगी, किसी को पता नहीं चलेगा। सबमरीन तब आइडेंटिफाई होती है मेनली जब पानी के ऊपर आती है, लेकिन अगर सबमरीन नीचे से जाएगी और अंदर नीचे से अंदर आ जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यानी तैयारी हमारी भारत की पुख्ता है। तैयारी है, लेकिन टाइम लगेगा, और अभी भी हाँ बिल्कुल। मैं एक आखिरी प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। पिछले कुछ दिनों से भारत में बहुत मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री की मीटिंग्स की बात करें, रक्षा मंत्री की मीटिंग्स की बात करें, हलचल बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से रक्षा मंत्री पाकिस्तान को धमकाने वाले अंदाज में स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई हिमाकत की तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हिमाकत होने वाली है, जैसा पहलगाम में हुआ, जैसा पुलवामा में हुआ, जैसा उरी में हुआ? क्या इसे लेकर इंटेलिजेंस का कोई इनपुट है और इसीलिए भारत की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं? क्या हमें तैयार रहना चाहिए किसी बड़े अटैक के लिए? देखिए, कुछ यहाँ पे केसेस पकड़े गए जहाँ पे पाकिस्तान के एजेंट्स इंडिया के अंदर काम कर रहे थे। एजेंट्स पकड़े गए कई सारे। रेलवे लाइंस के, रेलवे की स्टेशंस की फोटोग्राफी कर रहे थे, फलाना कहीं कुछ हुआ। लेकिन एक बात आप पक्की रखिए कि पाकिस्तान बाज जाएगा। पाकिस्तान के हमने एयर बेसिस या पाकिस्तान के टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे 72 टेरर कैंप्स हैं जो छोटे छोटे बट गए हैं। 72 टेरर कैंप्स अभी भी हैं पाकिस्तान में। वो एक्चुअली उन्होंने पहले बड़े कैंप थे, अब छोटे कर दिए। टेररिस्ट मारे गए, अननोन गनमैन भी टेररिस्टों को निपटा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की फैक्ट्री है टेररिज्म की, और वो वही जानता है। हाँ, वही जानता है, वो तो होगा। आपने धुरंधर में भी देख लिया, फिर आप डेली रिपोर्ट्स देते हैं उसको, वो भी मारा गया, फलाना मारा गया, जिसने IC-814 हाईजैक किया था वो भी सारे के सारे मारे गए। तो उम्मीद तो हमेशा है पाकिस्तान की, पाकिस्तान बाज नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को लोग भड़काते हैं, पाकिस्तान भड़क जाता है। पैसा तो पाकिस्तान कुछ कर लेगा, और इसके पीछे कुछ लोग बैठे हैं, जैसे US की डीप स्टेट है जो आज इंडिया को बर्बाद करना चाहती है। वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग दिखना नहीं चाहती। वो पाकिस्तान को कहेगी आप करो तो पाकिस्तान करेगा। आसिम मुनीर को पैसे देगी, आसिम मुनीर कर देगा। जो आदमी अपने जनरल को मार सकता है, पुराने जनरल को मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब नहीं, भारत को हमेशा पाकिस्तान से सतर्क रहना ही। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं। सॉल्यूशन इसका परमानेंट है, वो है पाकिस्तान के टुकड़े। और मुझे लगता है कि इंडिया के जब प्राइम मिनिस्टर इजराइल में गए थे, इसी इश्यू पे बात हुई थी कि बलूचिस्तान की लिबरेशन। एक बार बलूचिस्तान अलग हो जाए तो पाकिस्तान अपने आप टूट जाएगा, पीओके इंडिया के साथ मिल जाएगा। और देखिए, दूसरी तरफ इस टाइम पे तालिबान बैठा हुआ है, जला बुना बैठा है पाकिस्तान से, वो भी मौके की तलाश में है। और एक बार काम शुरू हुआ तो पाकिस्तान को सांस लेने की कोई वो नहीं पड़ेगी। फिर हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं, पाकिस्तान की फसलें नहीं आएंगी, पाकिस्तान के अंदर दाल नहीं होगी, पाकिस्तान वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, इकोनॉमी उसकी वैसे ही है। और फिर पाकिस्तान जितनी मर्जी कर ले, पाकिस्तान को UAE ने कह दिया हम तुम्हें कोई पैसा नहीं देंगे, तुम ज़्यादा पैसा हमें दे दो। क्योंकि एक देखिए, इंडिया का अलायंस बन रहा है, इंडिया, इजराइल और UAE का पैसा होगा, इजराइल की टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया की मैन पावर होगी, सारा सामान बनेगा इंडिया के अंदर, और तीनों आपस में ले लेंगे, जिसको चाहिए जो ले ले। फिर अब सऊदी ने भी देख लिया कि मैंने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया, पाकिस्तान तो किसी काम का नहीं है।
चाहे वार खत्म हो, लेकिन क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका पे सबका भरोसा खत्म हो चुका है। अमेरिका के 700 से ज़्यादा नेवल बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। ज़्यादातर गल्फ में नाटो कंट्रीज अमेरिका से अलग हो रही हैं, तो वहाँ से उसकी बेसिस जाएंगी। साथ में अमेरिका की जो गल्फ के अंदर बेसिस हैं वो भी देख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे जापान ने एंट्री कर ली यूएई के अंदर। यूएई को यूएस ने कहा था कि हमसे F-35 ले लो, उन्होंने रफाल ले लिए। और फिर एक और बात है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, बल्कि 4 तरफ जगह बने हुए हैं, यानी कि यहाँ पे कट्स हैं, ईरान के अंदर, तुर्की के अंदर, आपके सीरिया के अंदर और इराक में। इनके पास लैंड नहीं है, तो इजराइल का एक प्लान है कि इनको चारों को मिलाकर के एक लैंड बनाई जाए इनके लिए अलग। अगर कट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे जो टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है चारों कंट्री से, वो कंट्रोल की जा सकेगी। फिर एक और इशू हुआ है, एक सोमाली लैंड है जिसको आज तक कोई पहचानदार नहीं था, उसके साथ इजराइल ने एक समझौता किया, रिकॉग्नाइज कर लिया उसको। इंडिया भी उसको ज्वाइन कर रहा है, यूएई भी उसको ज्वाइन कर रहा है, ताकि यहाँ से जो आपके अटैक होता है सी के ऊपर, जो हुथीस के थ्रू होता है, उसको कंट्रोल करें। देखिए, हम भी अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। फिर आपको एक और बात बता दूं कि इंडिया की बहुत से फॉरेन की बेसिस भी हैं, उस पर कहोगे तो अलग से बात कर लेंगे। क्योंकि क्योंकि कुछ मैं चाह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट का जब दूसरा हिस्सा आए तो उसके लिए हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं इस पॉडकास्ट के लिए कर रहा हूँ पहले हिस्से के लिए। आपने शुरुआत में कहा कि 2 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी आप तारीफ करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक इंदिरा गांधी। इंटेलिजेंस एजेंसियां तो करीब करीब हर देश के पास हैं और इंटेलिजेंस इनपुट भी अपने देता है, लेकिन उस पर काम करना है या नहीं करना है, रिस्क लेना है या नहीं लेना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जाना है, किसी भी नेता में ऐसी कौन सी बात होती है जो उसे अलग बनाती है, जो आपने चाहे इंदिरा गांधी में देखी हो चाहे नरेंद्र मोदी में देखी हो? ये उनका विजन है। मोदी का विजन भी है, सोनिया गांधी का भी, और इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा गांधी ने 1968 में प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला, लॉ बना दिया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग चल रही थी 1 साल से ज़्यादा पहले। लोग इसका क्रेडिट देते हैं मानिक शाह को या हमारी आर्मी को, इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो रॉ को जाता है, आर्यन काउ को जाता है, जिनकी प्लानिंग की थी इन्होंने। 1 जनवरी 1971 में प्लेन हाईजैक हुआ था कश्मीर से लाहौर तक, और वो प्लेन हाईजैक करने का प्लान पाकिस्तान का था, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया आर्यन काउ ने और कहा जी प्लेन आप ले जाओ और इसको हाईजैक कर लो। प्लेन पुराना था, दे दिया उसको, जाके कहा वहाँ जाके उड़ाएंगे, लेकिन वहाँ जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाइएगा। भुट्टो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर। प्लेन उड़ा दिया, पाकिस्तान में बड़ा शोक, बड़ी खुशी मनाई गई कि हमने तो इंडिया का प्लेन उड़ा दिया, अब कश्मीर का इशू सामने आ चुका है। और जो लोग वहाँ थे 12-13 जो इंडियंस थे, उनको लैंड के रास्ते इंडिया भेज दिया गया चाय कॉफ़ी पिला करके। लेकिन इमीडिएटली इंडिया ने जो पाकिस्तान की ओवर फ्लाइट्स थी वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान बंद कर दी। तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये तो इंडिया का प्लान था, ये तो उनकी चाल थी, उसमें फंस गए। यानी कि तब तक इंडिया ने प्लान कर लिया था कि हम पाकिस्तान से जो सप्लाई जाएंगी ईस्ट पाकिस्तान में उसको बंद कर देंगे, यानी कि बांग्लादेश को क्रिएशन करने की उसी टाइम पे डिसीजन ले चुके थे, इंडिया डिसीजन बना चुके थे। इंदिरा गांधी ने बहुत काम किए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। सिक्किम में पता चला कि सीआईए घुस रहा है तो सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया। फिर भूटान के साथ भी था कि भूटान को ही मर्ज कर लेंगे। तब तक इंडिया यहाँ पे, क्योंकि इसराइल और अरब का वार स्टार्ट हो गया था, तो चीज़ें महंगी हो गई थी, अपोजिशन खड़ी हो गई, यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। सियाचिन ना इंडिया के पास था ना पाकिस्तान के पास था, उसको पे कब्जा कर लिया। ट्रिंकोमाली के अंदर पाकिस्तान यूएस अपनी बेस बनाना चाहता था, इंडिया नहीं चाहता था कि यूएस की बेस हमारे बॉर्डर के पास हो, तो वहाँ पे एलटीडी खड़ी करती, जिसको राजीव गांधी ने सत्यानाश कर दिया। तो ये थी इंदिरा गांधी की। और नरेंद्र मोदी में देख लिए देश को कहाँ ले गए, कहाँ से कहाँ ले गए। देश जो डूबा था ज़मीन के ऊपर अंदर, उसको ऊपर उठा दिया। आज डिफेंस की प्रोडक्शन चल रही है, देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस आप देखिए, जब पहली टर्म में पीएम मोदी ने 100 विजिट की, और आप याद रखिएगा पीएम मोदी ने पहले टर्म के अंदर आपके बात नहीं की कि मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनाने की बात की सेकंड टेन्योर के अंदर, क्योंकि उनको पता था जब मैं पावर में आ गया हूँ तब लोगों को कोई डर नहीं होगा कि यहाँ पे कांग्रेस आएगी और हमसे विंडिक्टिवनेस करेगी। और इवन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट कर दी, कोर्ट ने सपोर्ट कर दी राम मंदिर बनाने की। आप जाइए राम मंदिर के अंदर, देखिए कैसे लोग खुश हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, कैसे हमारे जो कल्चर है वो बूस्ट कर रहा है। बहुत काम कर दिया पीएम मोदी ने, गिनाएंगे तो शायद मुझे गिनती कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट के जरिए ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई होंगी जो कि आम लोगों ने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी, और ये ऐसी बातें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आमतौर पर आती भी नहीं है।
लेकिन चूंकि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जिसके ज़रिए लोगों का इंटरेस्ट बनता है ये जानने में कि दुनिया के अलग-अलग देशों में फैले हुए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग कैसे इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, कैसे वो देश तक पहुंचती है और फिर सरकार उन पर किस तरीके से एक्शन लेकर भारत को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपने बड़ी ऐसी जानकारियां सामने रखी हैं जिससे लोगों को बहुत कुछ आज जानने को मिला होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द एक अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अभी बात करनी है। बाकी जरूर। के लिए इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।